डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो आपको होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस करने पे होगा और उसके अलावा स्लोप, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट वाला पार्ट भी होगा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट पे भी होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं होमवर्क या असाइनमेंट डिस्कशन से। तो आपको 6 सवाल होमवर्क दिए थे, छोटे छोटे ही सवाल था, तो जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्फा का वैल्यू पाई/2 और पाई के बीच में है। थोड़ा थोड़ा चीज अटैच हो रहा है, देखिएगा। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है tan अल्फा, 2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1। तो ए बी का लेंथ क्या होगा? रूट अंडर tan अल्फा -0 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? रूट अंडर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो ये क्या होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर अल्फा। ये भी हुआ, तो ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सेक अल्फा। ऐसा आ रहा है। अब आप है कहाँ? तो सेकंड क्वाड्रेंट में। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव होता है, तो ये मॉड से कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। ठीक है, सेक अल्फा नेगेटिव है, -1 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? माइनस सेक अल्फा। अब माइनस से नेगेटिव नहीं होगा, ये सेक अल्फा नेगेटिव है, माइनस लगाए तो ये पूरा चीज क्या है? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा सा टी को भी यूज हो गया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी यूज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्रिगो और कोऑर्डिनेट के बीच का ही लग रहा है ना। चलिए देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए cos 48, तो 48 तो नहीं पता है, ए cos 48 डिग्री, 0 और 0, ए cos 12 डिग्री, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का कम, ट्रिगो का ज्यादा लग रहा है। तो ए बी क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ए स्क्वायर बाहर निकाले तो क्या हो गया? मॉड ए। रूट अंडर कॉस स्क्वायर 48 है, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 48 का दुगुना 96 बटा 2, 1 प्लस कॉस 24 डिग्री बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है? मॉड ए, हाफ और हाफ 1 हो गया, हाफ यहाँ से कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया? कॉस 96 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री। तो अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तभी ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो ये हो गया मॉड ए रूट अंडर 1 प्लस हाफ, ये होता है 2 कॉस 96 और 24 120 बटा 2, तो कॉस 60 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 6 - 4 2, सी माइनस डी 72 बटा 2, तो 36। ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू डाल दीजिए। ये हो गया 2 और 2 कट गया, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। मॉड ए
रूट अंडर 1 प्लस कॉस 60 हाफ, जल्दी से वैल्यू डालिए, 1 प्लस कॉस 60 हाफ कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4। तो ये वैल्यू दिया है, कुछ पूछा है, ये है डी, और आपसे पूछा है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सबको मिटा के स्क्वायरिंग कर दीजिए, ताकि आपसे पूछा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 प्लस 1/8 आ रहा है, तो इसको इधर घटा दीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/8 आंसर। तो वैल्यू याद रहना चाहिए। ये भी हो गया, अगले पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये दिया हुआ है टी स्क्वायर कॉमा 2t, बी दिया हुआ है टी स्क्वायर नहीं 1/t स्क्वायर कॉमा -2/t, और s दिया हुआ है, अच्छा s दिया हुआ है, अब s कहाँ है, नहीं है, उसे मतलब नहीं है, ठीक है। हम s क्यों इस लाइन पे लें, s दिया हुआ है 1,0, हम लोग को बात करना है ऐसे 1/ऐसे निकालना है, ये चाहिए। तो ऐसे निकालिए तो क्या आया, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर टी का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ क्या है, पावर 4 है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसा हो गया। एस बी रूट अंडर 1/t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2/t माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 1/t का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2/t स्क्वायर, और ये है 4/t स्क्वायर। फॉर्मेट वही रहने दीजिए, रूट अंडर 1/t का पावर 4 प्लस 1 4/t स्क्वायर माइनस 2/2t स्क्वायर 2/t स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हटा दिए, तो एस बी, तो ये क्या हो गया 1/SB, तो ये हो रहा है टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल, तो टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऐसे का रेसिप्रोकल 1/, तो आपको क्या करना है 1/SA प्लस 1/SB बराबर 1/t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम लिए 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर भी आ गया 1 प्लस
टी स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया 1 आंसर। ऐसे चलना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का सवाल देखे तो थोड़ा मन से ट्रिको से सिंप्लीफिकेशन, कभी ऐसे सिंप्लीफिकेशन, बाकी काम करेगा वो। तो हम लोग चलेंगे अब सेक्शनल फार्मूला से रिलेटेड सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया है 2,3, बी दिया है x, y, सी दिया है 3,4, divides AB, if C divides AB in the ratio of 1:5 internally, तो आप अगर देख पा रहे हैं तो A है 2,3, B है x, y, C divides AB in the ratio of 1:5, तो B का कोऑर्डिनेट चाहिए, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, ठीक है। तो यहाँ से चलिए आप बताइए 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 5 इंटू 2 10 बाई 1 प्लस 5 6 हो गया। 1 इंटू एक्स 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 6 इज इक्वल्स टू 3। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 10 तो 8। इसी तरीके से 1 इंटू वाई, वाई प्लस 5 इंटू 3 15 बाई 6। किस एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ 3 लिखा है ना, हाँ ठीक ही तो है 3 लिखा है, तो ये 3 है और ये क्या है 4, तो ये क्या हो गया 4 24, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 15 9, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 8,9 आंसर। इंटरनली बोला था ना C डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:5, तो B निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर्मूला याद है ना mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो ए है -2,5, बी है 3,1, ठीक है, दो बार बना रहे। ए है -2,5, बी है 3,1, तो एक पॉइंट यहाँ, ये 1:2 में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 1:2 में डिवाइड करता है, या ये P बोल दिए सो Q बोल दिए, या 2:1 में। तो P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट P इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3, 3, 2 इंटू -2 -4, 1 प्लस 2 3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 5 10, 1 प्लस 2 3, ये क्या हो गया 3 माइनस 4, तो -1 बाई 3, 11 बाई 3, ये P हो गया। Q पे चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -2 बाई 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5, 2 प्लस 1 3,
तो ये हो रहा है 4/3 7/3। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ऐसा, ई है -1/3 कॉमा 11/3, क्यू है 4/3 कॉमा 7/3, इसका मिड पॉइंट 1:1। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बराबर -1/3 प्लस 4/3, 3/3 मतलब 1/2, 11/3 प्लस 7/3 18/3, तो 6/2 तो 3। ठीक है, अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये दोनों का मिड पॉइंट भी वही है जो पी क्यू का मिड पॉइंट है। क्यों? ये दो पॉइंट सिमेट्रिकली इधर और इधर मिला, उसका मिड पॉइंट वही है जो ये दोनों का है। देखिए -2 + 3 1/2, 5 और 1 6, 6/2 3। तो इसका मिड पॉइंट वही आ रहा है जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of AB is same as midpoint of AB। अगर ये बात आप जानते तो आप तो कुछ नहीं करते, सीधे सीधे मिड पॉइंट निकाल देते। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके पास, ये 3 पॉइंट है, तो अच्छा पॉइंट दिया, थोड़ा सा प्लॉटिंग भी कभी कभी कर लेते। A1,2, B -3,4, C 7, -1। ठीक है, आर कोलिनियर, तो द रेशियो इन विच A divides BC, A divides BC। तो अगर थोड़ा सा प्लॉटिंग करने का सोचे तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है? तो एक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, ए आ रहा है यहाँ, बी आ रहा है यहाँ, सी आ रहा है यहाँ। तो कोई ऐसा लाइन है, यहाँ पॉइंट है ए 1,2, ये पॉइंट है बी -3,4, और एक पॉइंट है सी 7, -, ये है सी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? द रेशियो इन विच ए डिवाइड्स बी सी। तो ए अगर प्रॉपर पॉइंट प्लॉटिंग कर दिए तो क्या है? इंटरनल डिवीजन ही है। तो ए बी का लेंथ कितना हो रहा है? हम अगर प्लॉटिंग कर दिए, ये क्या है? प्रॉपर प्लॉटिंग। तो ए बी का लेंथ कितना दिख रहा है? √अंडर -3 -1 16, 4 -2 4 20, तो 2√5। और ए सी देख रहे हैं तो √अंडर 7 -1 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 45, 3√5। तो अगर ए बी इज टू ए सी बोलिएगा तो इंटरनल डिवीजन है वो हम देख लिए वहां से। तो ये क्या हो जाएगा? 2√5/3√5 काट दिए, तो ये क्या आया? 2:3 आंसर। नहीं तो फिर सेक्शनल फार्मूला से बनाते हैं आराम से।
ठीक है, तो और बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल ले लेते हैं सेंट्रॉइड पे, ठीक है, और कुछ स्लोप का भी बात जोड़ेंगे। पहले आगे इतने ही से सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है अब हमारे पास, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए इज द ऑरिजिन। सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का सिंबल क्या होता है? जी। तो पहला सवाल है हमारे पास कि जी है ऑरिजिन, मतलब 0,0। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या है? तो सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पुराना बात याद हो तो g हो गया, यहाँ है x1 है a, फिर b, फिर c बाई 3, ये है b c a बाई 3। ये किसके बराबर है? 0,0। तो यानी यहाँ से मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर 0। तो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, क्या दिया हुआ है? 0। दूसरे से भी वही आ रहा है, इसलिए उसको नहीं लिखे। आपको अगर याद हो a क्यूब, कुछ पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये 0 दिया हुआ है, ये वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो क्या मिल जा रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये 0 होगा। तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? तो ये 3abc के बराबर होगा, ऐसे बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले एक बात आपको बता दें, वो क्या है सो देखिए। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, ठीक है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया होता a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट अगर निकालते सबका, इसको बोलते डी ई एफ, मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो ये क्या आता? x2 प्लस x3 बाई 2 y2। तो इसका मिड पॉइंट अगर देखें तो क्या आ रहा है? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। इसका मिड पॉइंट देखें तो क्या आएगा? x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। ये क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 आ रहा है। तो ये एक ट्रायंगल और बन रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो दोनों का सेंट्रॉइड क्या होगा? सेम होगा। देख तो कैसे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम जानते हैं, लाए भी हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये तो जानते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 3 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 3। अगर हम बोले सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF, DEF, DEF किससे बना है? तो DEF बना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। ये क्या है? D का x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइड बाई 3, कॉमा इसी तरह y का लिख सकते हैं, यहाँ पे y का लिख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है? x1 x2 बाई 2, x2 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? x2 x1 बाई 2, x1 बाई 2, तो x1, तो x2 और x3 बाई 3 आ रहा है। और y का लिखेंगे तो भी वैसे ही लिख सकते हैं, y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस y1 प्लस y3 बाई 2 प्लस सवाल को मिटाना ठीक नहीं है, वहीं पे लिख देंगे y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 होल डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये दोनों सेम है कि नहीं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इसका भी सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड of the triangle ABC is same as centroid of the triangle formed by joining the midpoint of sides of ABC सेम होता है। दोनों का सेंट्रोइड, इस दोनों का सेंट्रोइड सेम ही होता है, और अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो उसका भी सेंट्रोइड वही होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप चाहेंगे तो सेकंड, ये कौन सा बनाना था? हाँ, सेकंड बना सकते हैं। आप बिना प्रॉपर्टी के ही बना सकते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCA ABC, तो AB का मिड पॉइंट दिया है 6, -1, BC का मिड पॉइंट दिया है -4, 3, इसका मिड पॉइंट दिया है 2, -5, ठीक है। मिड पॉइंट दिया है तो इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं P, इसको Q और इसको R। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड और ABC का सेंट्रोइड सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे वर्टिसेस भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए थोड़ा सा एक और मेथड देख लें, x1, y1 मान लिए, इसको x2, y2 मान लिए, और इसको x3, y3 मान लिए। तो आप बताइए मिड पॉइंट है तो ये क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 6, तो x1 प्लस x2 बराबर 6। इसी तरह से x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर -4, तो इसको -8 लिख लेने। x3 प्लस x1 बाई 2 बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ठीक है, तो आप बताइए, ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 4 10, 10 माइनस 8 2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1 आ रहा है। तो आपसे पूछे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, 3 से इधर डिवाइड किए तो 3 से इधर भी डिवाइड कर दिए। अब अगर आपको x1 y1 ही चाहिए होता तो अगर ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिए मान लीजिए, ये फोर्थ को अगर हम फोर्थ से सेकंड को घटा देते तो x1 आ जाता, तो हर वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर y पे देखें तो y1 प्लस y2 बराबर y2 बराबर -1 होता है, तो ये -2, y2 प्लस y3 2 बराबर 3, तो ये 6, तो y3 प्लस y1 2 बराबर -5, तो ये -10, तीनों को जोड़ दीजिए तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10 -12 प्लस 6 -6, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 2 3 जा 6, 3 नीचे भेज दिए -1, तो सेंट्रॉइड क्या आ रहा है? 1/3 कॉमा -1। और जो प्रॉपर्टी लगाए थे उससे भी देख लें जोड़ घटाव सब सही है कि नहीं, इतना नहीं करेंगे तब। सेंट्रॉइड ऑफ क्या है प्रॉपर्टी? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR इज सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो बराबर क्या आ रहा है? 6 प्लस -4 प्लस 2/3 कॉमा 6 -4 2, और क्या है? -1 3 -5/3, तो 6 2 8 8 माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोनों वैल्यू, जोड़ घटाव ठीक से देखिए। देखिए वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 गुना 6 क्या होगा? ये 12, बाकी ठीक है। -4 गुना 2 -8, ये ठीक है। 2 गुना 2 4, तो 6 12 4 16, 16 -8, तो ये हो जाएगा 8। ध्यान से इसको ठीक कीजिए, ये 12 लिखना चाहिए था, 6 लिखा गया, तो ये क्या हो गया? 4, और ये क्या होगा? 4/3। एक बार इसको भी चेक कर ले रहे हैं। इसका दुगना -2, इसका दुगना 6, इसका दुगना -10, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा गया था, इसको ठीक कर दिए, इसीलिए नहीं मिल रहा था, तो चेक कर लिए। तो यहाँ आइए, ये देखिए शॉर्टकट इसीलिए ना अच्छा है। 6 2 8, 8 -4, 4/3, -1 -5, -6 प्लस 3, -3/3, -1, देखिए तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 गलती से लिखा गया था, उसको ठीक कर लीजिए। जोड़ घटाव आप ठीक कर सकते, ठीक है। तो क्या यहाँ से समझे प्रॉपर्टी? एक लाइन में आने वाला के लिए इतना करना ठीक बात नहीं है, लेकिन इतना कब करना पड़ सकता है? अगर कहता कि फाइंड x3 y3, क्या कहता है? एक और सवाल इसी में, फाइंड x3 y3, मान लीजिए ऐसे दे देता, ठीक है, ऐसे बोल देता, तो क्या करते? ये डायग्राम दे देता, बोलता फाइंड x3 y3, तब तो हम लोग को जाना पड़ता कहाँ पे? यहाँ तक जाना पड़ता। अब इससे अगर हम पहला को घटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 4 -12, इधर आ जाएगा x3, तो ये क्या है? आंसर सीधे लिखिए, x3 हो गया 8, देखिए 4 -12 -8,
और y3, तो y1 प्लस y2 4 माइनस 12 माइनस 8 हो गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है -3, तो -3 माइनस माइनस +2, -3 +2 तो -1। तो इस दोनों को क्या करते घटा देते, यहाँ से लिखते y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर -3। ये 5 नंबर, इसको और इसको घटा दीजिए, -3 + 2 -1। कुछ और चाहिए तो और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलिए इसी तरीके से जल्दी से। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। 3 आपका होमवर्क हो गया, सेम सवाल है, इसको हम क्यों करेंगे, बट इसे चाहिए x3 y3 कर लीजिए। तो ये क्या है होमवर्क। द सेंट्रॉइड, ये जेई मेन में आया भी सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 2,3। सेंट्रॉइड पता है, 2 ऑफ द वर्टिसेस पता है, फाइंड द थर्ड वर्टिसेस। तो ये भी आपको सिखाना था, तो ये भी सिखा दिए और इसको भी बना दिए, प्रॉपर्टीज भी बता दिए। तो 2 in 1 काम हो गया इसी में। अब हम लोग चलेंगे 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2-3 तरीके, एक दो मेथड देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस दिया हुआ है 3,2, 3,-2 और 5,2, ऐसा दिया है वो, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा प्लॉटिंग करें तो ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, 3,2, थोड़ा सा प्लॉटिंग करके देख रहे हैं क्योंकि वर्टिसेस थोड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है। 1 2 3 1 2, तो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये क्या है 3,2। एक है 3,-2, -1 -2 यहाँ, ये है 3,-2। और एक है 5,2, तो 4 5, तो ये है 5,2, ठीक है। तो ठीक से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये जहां से भी पास करे, लेकिन ये ट्रायंगल कैसा है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है और एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 3,2 से शुरू किया जाए तो इसको ए बोल दिए, फिर 3,-2 इसको बी बोल दिए, ये सी बोल दिए। तो ये 90 डिग्री साफ साफ आपको दिख रहा है क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। तो सरकम सेंटर चाहिए, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक लाइन पढ़े हैं कि मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is the
सर्कम सेंटर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तभी ना हाइपोटेन्यूज का बात हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का बात कब होगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर्कम सेंटर। क्योंकि आप ऐसा भी जानते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर ये डायमीटर है तो आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लेकर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये क्या होता है? 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी, क्योंकि वी नो दैट angle in a semicircle, angle in a semicircle is a right angle। ये बात हम लोग जानते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कम सेंटर हुआ या नहीं हुआ? अब ए बी सी है तो इसलिए इसको सी नहीं बोलिए, इसको एस या कोई और सिंबल दे देते। तो यहाँ से सर्कम सेंटर क्या हो गया? सर्कम सेंटर का सिंबल मान लीजिए एस बोल देते। तो एस इज इक्वल्स टू, ये दोनों ये हाइपोटेन्यूज है, मिड पॉइंट। तो 3 + 5/2 कॉमा -2 + 2/2, तो 8/2 4,0 यहाँ आ रहा है 4,0। ठीक है, सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हैं इसमें। ये डायमीटर है, /2 कर देंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। अगर आपको कैपिटल आर चाहिए होता तो हाफ ऑफ √5 - 3 का स्क्वायर, तो 4, 2 - ऑफ -2 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 2√5। तो ये क्या आ जाता? हाफ इंटू 2√5, दैट इज √5 यूनिट। ये भी निकाल लेते तो अच्छा था, तो ठीक है। अगर अच्छा नहीं होता तो जनरल मेथड क्या होता, ये एक सवाल हो सकता था। अब जैसे सर्कम सर्कल को ठीक से देखे तो ये एक सर्कल होता है, इस पे 3 पॉइंट कहीं पे भी ले लिए और ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। तो जो भी सेंटर है अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा? रेडियस। इसको ज्वाइन करेंगे तो भी होगा रेडियस, और इसको ज्वाइन करेंगे तो भी क्या होगा? रेडियस। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं तो उससे अगर देखें तो इस सवाल को बनाने का क्या तरीका हो सकता है? वो तो स्पेशल केस हो गया, तब जनरल केस होगा तो भी तो सवाल को बनाना ही होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप का बात नहीं हुआ है तो बाकी एक मेथड बचा के रखें और ये डिस्टेंस फार्मूला पे चलिए। तो यहाँ से आप क्या देखें? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो स्क्वायर भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सर्कम सेंटर। मान लीजिए इसका नाम दे दे रहे हैं एस। ये क्या दिया हुआ है? 3,2, 3,-2, 5,2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? एस ए स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर। एस नाम दे दिए सर्कम सेंटर।
तो ऐसे स्क्वायर का मतलब अगर ध्यान से देख रहे हो तो अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर बीटा प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए। तो अगर आप दो इक्वेशन इसमें महसूस कर पा रहे हो, पहला दूसरा को अगर बराबर करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बीटा। पहला और दूसरा को बराबर कर, इधर से आया अल्फा स्क्वायर प्लस 9, ऐसे तो आप देख रहे हैं ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो ये भी एक्सपेंड मत कीजिए, सीधे सीधे काट दीजिए। अगर ये दोनों को बराबर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? बीटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा माइनस 2 माइनस बीटा माइनस 2 माइनस 4 हो गया, और जोड़ दीजिए तो 2 बीटा बराबर 0। तो बीटा बराबर क्या आ गया? 0। अगर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहता तो हम लोग और सोचते। अगर ये दोनों को बराबर कर रहे तो क्या आ रहा है? अच्छा, तो ये होगा कि आप पहला तीसरा बराबर कर लीजिए तो तुरंत और बनेगा। वो क्या है? पहला है अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर काट दीजिए। अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अल्फा बराबर क्या आ गया? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4,0। सर्कमसेंटर है 4,0। अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी होता, फिर एक और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता, तो आप इक्वेशन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम पढ़े हैं, एक्स और वाई निकालना, वहां से निकाल लेते। चलिए अब आगे चले और एक बात और करें, स्लोप का बात। स्लोप क्या होता है तब आगे चलेंगे। तो थोड़ा सा बात स्लोप का देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए स्लोप ऑफ अ लाइन का बात कर, तो इसका सिंबल है एम, ठीक है। तो स्लोप होता है एम होता है tan थीटा, वेयर थीटा is the angle which line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये कोई लाइन है, ये वाला एंगल आएगा थीटा में, ठीक है। स्लोप क्या होगा? tan थीटा, थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स विथ दिस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिकॉज एज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सिस नहीं बोल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बोल रहे हैं। अगर इधर भी लाइन होगा, भले कभी ऐसे भी काटा
ऐसे भी काटा तो भी इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये एंगल ही जाएगा स्लोप में। ठीक है, तो स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा, tan ऑफ कौन सा एंगल, जो एंगल लाइन बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, उल्टा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव माना गया है। ये आप जानते हैं कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री से भी जानते हैं। अच्छा, अगर इसमें पूछे दूसरा बात, ये दो पॉइंट दे दिए, सुनिएगा, इसी में दूसरा पार्ट हो रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन passing through x1 y1 and x2 y2। स्लोप का बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि ऑर्थो सेंटर भी लाना है, उससे भी बात करना है। तो ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है थोड़ी देर के लिए, ये x1 y1 है, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं x2 y2 है। आप ट्रायंगल थोड़ा कंप्लीट कीजिए, पहले सिंपल सोचिए, फिर बाकी केस को भी देख लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे लेके चले। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये थीटा दिखाई दे रहा है, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये कितना, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक कितना, x2 माइनस x1। तो अगर हम बात करें tan थीटा का, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो कभी भी स्लोप का बात होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे इसको मिटा रहे, थोड़ा सा बात आगे का इधर खींच के ला रहे हैं बेसिक्स में। ठीक है, देखिए हम बात करना चाह रहे हैं, फिर से लाएंगे इसको, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन है, मान लीजिए ये है L1 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लाइन है, मान लीजिए इसका इक्वेशन है L2 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे एंगल थीटा 1 बना रहे हैं, ये यहाँ पे एंगल थीटा 2 बना रहे हैं, एंगल बिटवीन देम अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए थीटा 1 प्लस अल्फा क्या होगा, थीटा 2, तो अल्फा क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो अगर tan लगाएंगे तो क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अब यहाँ एक मॉड लगा देते हैं एक्यूट एंगल के लिए, क्योंकि हमेशा दो लाइन इंटरसेक्ट के दो एंगल मिलेगा, एक अल्फा भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा पाई माइनस अल्फा भी है। ठीक है, तो एक अगर एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो मॉड लगा दिए, वी हैव टेकन मॉड प्लस टू फाइंड एक्यूट एंगल। एक एंगल मिल जाएगा, फर्स्ट को कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल निकाल लेंगे अगर, तो दूसरा पाई माइनस अल्फा करेंगे। हाँ, अगर 90 होगा वैसे ही tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो अगर मान लीजिए इफ लाइंस आर, अच्छा इसी को एक और सिंबल से लिख सकते हैं, एक और सिंबल मतलब
देखिएगा, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो अल्फा को क्या बोल सकते हैं, 0 या पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मॉड किसका 0 होता है, तो ये हो गया 0 बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो यहाँ से क्या मिला, m1 बराबर m2। तो दो लाइन्स अगर पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर होता है, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो अल्फा 90 होगा, यानी tan 90 अनडिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर 0। तो m2 मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 इज अनडिफाइंड, tan 90 इक्वल टू tan 90 अनडिफाइंड। तो कोई भी चीज को अनडिफाइंड कौन बनाता है, डिनोमिनेटर 0 होके, यानी 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और m1 बराबर m2, तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इससे काम आपका चलेगा। कोलिनिटी भी इससे कर सकते हैं। कोलिनिटी में क्या होगा, स्लोप बराबर आएगा, कैसे वो बता देते हैं। और परपेंडिकुलर का बात होगा तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। तो थोड़ा सा बात, अगर बोले कि ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, थोड़ा सा आप उधर ही जा रहे हैं। अगर हम बोले इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तो एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखे थे, ए बी बी सी सी ए निकाले थे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, कोलिनियर हुआ था। दूसरा, अगर ए बी सी कैसे भी आप लिखिए, ए बी सी एक ही लाइन पे है, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा ना। तो अगर स्लोप बराबर है ए बी बी सी सी एक किसी का भी तीनों का, तो कोई भी दो भी ले लीजिए, अगर बराबर है तो दे आर कोलिनियर। यहाँ एक पॉइंट कॉमन है ना, ए बी, यहाँ क्या है बी सी, ठीक है। अगर 4 पॉइंट होगा, इफ चेक करना होगा ए बी सी डी 4 पॉइंट, तो ए आप ऐसे कर लीजिएगा, एक पॉइंट कॉमन ले लीजिएगा, ए बी सी डी आर कोलिनियर। चेक करना है अगर आप, अगर ऐसा सवाल दिया है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आप स्लोप निकालिए, तो ए बी का निकाल लीजिए, फिर स्लोप ए सी का निकाल लीजिए, एक पॉइंट कॉमन रख लीजिए सब में, और स्लोप ऑफ ए डी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ए डी। देखिए एक पॉइंट कॉमन रखें सब में, ठीक है। और तब अगर स्लोप बराबर है तो कोलिनिटी का केस है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और ए यहाँ भी है, तो एक पॉइंट कॉमन ले कर लीजिए। कहीं कभी अगर स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ सी डी, कोलिनियर होगा तब तो होबे करेगा, पैरेलल भी होने पे ही हो जाएगा। अगर सी डी अलग होता है, ए बी अलग होता है, अगर ए बी या सीधे सी डी चेक कीजिएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट कॉमन रखेंगे तो ये बराबर तभी आएगा जब कोलिनियर होगा। ये अगर बराबर आ रहा है तो कोलिनियर होगा, कोलिनियर है तो ये बराबर होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। अब ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप नाम सुने हैं, ऑर्थो सेंटर।
ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ठीक है। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ए बी सी, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाले, मान लीजिए ये डी हो गया, इस पे परपेंडिकुलर डाले ई हो गया, मान लीजिए यही ओ चाहिए, ऑर्थो सेंटर को ओ बोल रहे हैं, अगर इसको आप अल्फा बीटा बोल दिए या ऑर्थो सेंटर का सिंबल एच यूज किए थे तो एच लिख देते हैं। तो ये दिया होगा x1 y1 दिया होगा, मान लीजिए ये x2 y2 दिया होगा, ये x3 y3 दिया होगा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हम यूज करते हैं स्लोप मेथड। तो हम मान लिए कि लेट ऑर्थो सेंटर बी अल्फा कॉमा बीटा। तो आप बताइए AH इज परपेंडिकुलर टू BC, हाँ या ना? कोई भी दो पॉइंट से स्लोप निकल जाएगा। AH बोलिए AD बोलिए, एक ही बात है। AH इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AH का स्लोप क्या होगा? AH बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1। तो बीटा माइनस y1 और अल्फा माइनस x1, ये AH का स्लोप हो गया। परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1। और इसका स्लोप देखें तो क्या होगा? y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 बराबर -1। तो एक इक्वेशन ये बना देगा, अल्फा बीटा में लीनियर इक्वेशन बना देगा, क्योंकि बाकी सब चीज क्या होगा? नोन। और इसी तरीके से दूसरा अगर लिख लें, BH इज परपेंडिकुलर टू AC, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस y2 बाई अल्फा माइनस x2 इनटू AC का स्लोप y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1 बराबर -1। अब 1 और 2 को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल दीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अल्फा बीटा। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो उसका ऑर्थो सेंटर कौन होता है? ABC। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है B है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो यही, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो यही। तो एक लाइन और सुन लीजिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगुलर पॉइंट, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, then B is the ऑर्थो सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ठीक है, बाकी जनरल के लिए ये स्लोप मेथड है। तो ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बनाइए। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन सेंटर का रह गया है तो वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।